नमस्कार दोस्तों। प्री बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ से। फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है, गाय के डेरिवेटिव्स यानी गाय से जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे काउ डंग, काउ यूरिन, काउ मिल्क, काउ कर्ड, काउ घी, इन सबको साइंटिफिकली वैलिडेट करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। तो वैसे तो आपको लगा ही होगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कमेटी नहीं है, फिर भी काइंड ऑफ इनडायरेक्टली दूसरे स्कीम्स के ऑप्शंस में अगर मान लीजिए इस कमेटी का हेड का नाम दे दिया जाए तो हम कंफ्यूज ना हो, उसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन है हेड? हेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, वो इसके हेड हैं। और ये कमेटी साइंटिफिकली वैलिडेट करेगी क्या क्या फायदे होते हैं हम गांव से। नाम दिया गया है इस कमेटी का, नाम है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से सेक्रेटरीज होंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आईआईटी से भी साइंटिस्ट को इंक्लूड किया जाएगा इस कमेटी के अंदर में। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ में। दूसरी खबर जो है, आईआईटी जो खड़गपुर है वो एनपीटीईएल के बारे में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को अवेयर करवाएगी। क्या है ये एनपीटीईएल? तो पहले तो इसके बारे में ही हम जान लेते हैं। ये है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनहेंस्ड लर्निंग, काइंड ऑफ एक वेबसाइट है ये। आप खोल के देखिएगा, आप गूगल में डालोगे एनपीटीईएल, ये वेबसाइट खुलेगी। इसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो करिकुलम होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके कोर्स में जो जो सब्जेक्ट्स आएंगे, जो जो चीज़ें आएंगी, उसके लेक्चर्स आप इस वेबसाइट पे पा सकते हैं। तो काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को अवेयरनेस लाने के लिए, स्टूडेंट्स को लेक्चर्स आसान बनाने के लिए, उनके कंसेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार ने ये जो प्रोग्राम है वो चलाया था काफ़ी पहले, अब तो काफ़ी साल हो गए इसके। आईआईटीज़ और आईआईएससी है वो मिलके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वैसे तो देखिए ये प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, इस साल भी 5 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और लेक्चर्स को देखा। लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अभी ज़्यादा जागरूकता नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में। तो वहाँ पे भी जागरूकता लाने के लिए अभी जो आईआईटी खड़गपुर है वो प्रयास करेगा, यही न्यूज़ है। तो यूपीएससी के द्वारा ये पूछा जा सकता है, सिर्फ ये याद रखिएगा एनपीटीईएल क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है, वेबसाइट है, यहाँ पे लेक्चर्स मिलते हैं। और चला कौन रहा है? डिफरेंट आईआईटीज़ और आईआईएससी जो है वो मिलकर चला रहे हैं। आगे है खाली पड़ाकू ना। क्या है ये खाली पड़ाकू ना? ये देखिए ब्रैकेट में इसकी मीनिंग भी दे रखा है, नो टू बेयर फुट। देखिए जो काफ़ी सारे ऐसे गरीब इलाके हैं वहाँ अब छोटे बच्चे हैं, जब स्कूल जाते हैं नंगे पैर जाते हैं, चप्पल जूते नहीं होते उनके पास में। तो यहाँ पे गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि है उड़ीसा के अंदर में, वहाँ पे ये कैंपेन चलाया गया सरकार के द्वारा कि कोई भी बच्चा है वो नंगे पैर स्कूल नहीं जाएगा। अगर उनके पास में खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो सरकार उनको पैसे उपलब्ध करवाएगी। तो ये कैंपेन है। छोटे छोटे जो कैंपेन है जो हम एथिक्स में अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होते हैं। प्रीलिम में भी कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछ लिया जाएगा, इन रिसेंट न्यूज़ द खाली पड़ाकू ना दिस वाज वेरी फेमस। तो किससे रिलेटेड है ये चीज़? 4 ऑप्शंस दिए होंगे, क्या नो टू बेयर फूड कैंपेन है या फिर नो टू लिक्वर कैंपेन है। और भी 2 ऑप्शन किसी भी प्रकार से हो सकते हैं कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। तो हमें याद रखना है छोटे बच्चों के लिए है ये कैंपेन कि वो नंगे पैर ना चलें, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सैनिटेशन के लिए बीमार पड़ जाते हैं नंगे पैर जब चलते हैं, कि कुछ कांच या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स हैं, हमको पता ही है क्या हो जाती है नंगे पैर चलने से। आगे है इंटरस्टेट चेक गेट्स। काइंड ऑफ ये क्या है इंटरस्टेट चेक गेट्स? कई बार क्या होता है, कई स्टेट्स जो हैं जो उनकी बाउंड्री होती है उस पर काफ़ी सारे गेट्स इस्टाब्लिश करके रखते हैं। जो भी दूसरे स्टेट से इनके स्टेट में जो माल आता है उसकी प्रॉपर ढंग से जांच हो, क्या प्रॉपर टैक्स दिया गया है, चाहे वो एक्साइज टैक्स हो या फिर कोई कुछ टैक्स ऐसे जिन्हें अब रिमूव कर दिया गया है, जैसे ऑक्ट्री टैक्स या दूसरे यानी चुंगी जो कर लगता था पहले, अब वो जीएसटी में शामिल हो गया है। तो असम गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि इस तरह के जो इंटरस्टेट चेक गेट्स हैं, यानी दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से जो सामान आता था असम के अंदर में, असम की बाउंड्री पे उसकी प्रॉपर चेकिंग होती थी। किस लिए? टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं, ये देखने के लिए क्या प्रॉपर ढंग से टैक्स दिया गया है कि नहीं दिया गया है, यानी टैक्स अवॉइडेंस की जांच होती थी। तो अब असम ने निर्णय लिया कि वो जो सारे गेट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी तरह का करप्शन वहाँ पे होता है। जो ऑफिशियल्स हैं जो वाहनों को रुकवा के काफ़ी उनसे अवैध वसूली करते थे, काफ़ी जाम लग जाता था। तो इन सब चीज़ों को, हरासमेंट जो होती थी, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए अब असम सरकार ने डिसीजन लिया है कि इन इंटरस्टेट चेक गेट्स को अब रिमूव कर दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ अगर इंटरस्टेट चेक गेट्स के बारे में पूछे तो ये हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि वो टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं है, ये देखने के लिए थे कि वो टैक्स अवॉइड किया गया है कि नहीं किया गया, लेकिन वो अवैध वसूली करते थे। अगला जो आर्टिकल है वो इजिप्टियन वल्चर से रिलेटेड है। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। गिद्ध क्या करते हैं? गिद्ध जो शव होता है उनको डिके करने का काम करते हैं, यानी डेड बॉडीज को डिके करने का काम करते हैं। वल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो डेड बॉडीज हैं उनकी वजह से काफ़ी तरह के रोग फैलने का खतरा होता है।
अब अच्छी खबर यह है कि एक पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला पंजाब के अंदर में, वहाँ पे ब्रीडिंग देखी गई है रेयर एंड थ्रेटेंड इजिप्टियन वल्चर्स की। जो इजिप्टियन गिद्ध हैं उनकी ब्रीडिंग देखी गई है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर में। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। जो इजिप्टियन वल्चर है वो एक इंडेंजर्ड वल्चर है IUCN रेड लिस्ट के अंदर में, और काफ़ी ज़्यादा जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि डेड बॉडीज़ को डीके करने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा कि देखिए जो ये वल्चर हैं काफ़ी कम हो रहे हैं। तो वैसे तो देखिए इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं कि इनके जो हैबिटेशन है उस पर डिस्टर्बेंस, पॉइजनिंग, इलेक्ट्रोकोलिशन और स्कैरिसिटी ऑफ फूड, ये सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबल है रीज़न है वो ये है, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का दर्द कम करने के लिए एक दवाई का यूज़ होता था पहले, अब तो इस पर हालांकि रोक लगा दी है, जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। जो एनिमल्स थे वो इस दवाई का सेवन करते थे, मतलब खुद तो नहीं करेंगे डेफिनेटली, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो इनको देते थे, और मरने के बाद में ये दवाई इनके अंदर में मौजूद ही रहती थी। और बाद में जब इनकी डेड बॉडीज़ को जब वल्चर्स हैं वो डिके करते थे तो उनमें उनके अंदर में भी इस दवाई के कारण में उनकी मौत हो जाती थी, किडनी फेलियर उनका हो जाता था। तो इस वजह से जो वल्चर्स हैं एकदम से एक्सपोनेंशियली कम होना स्टार्ट हो गए। हालांकि 2006 के आसपास सरकार ने इस डाइक्लोफेनेक जो दवाई है इस पर रोक लगा दी थी। और भी काफ़ी सारे जो कैंपेन्स हैं वो चलाए गए हैं सरकार के द्वारा। एक सेव कैंपेन है, एक वल्चर्स, स्पेशली वल्चर्स रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें वल्चर के लिए खाना मिलेगा, डेड बॉडीज़ को स्पेशली वहाँ पे चेक करके कि क्या उसमें डाइक्लोफेनेक है क्या नहीं, वहाँ पे वल्चर के लिए डेड बॉडीज़ को छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे कैंपेन चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वल्चर्स की जो संख्या कम हो रही है इस फेनोमेनन को रोकने के लिए। आगे है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये कंटेक्स्ट तो ये है कि एक फ्लोटिंग कैसीनो वेसल, ये बीच का नाम है मिरामर बीच। मिरामर बीच है गोवा के अंदर में, यहाँ पे डूब रहा था तो एयरलिफ्ट किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंडियन इंटरेस्ट को, नेवल से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होते हैं EEZ में या फिर कॉन्टागियस रीजन में। जो EEZ होता है हमारा वो होता है, एक सेकेंड, हाँ, EEZ होता है वो हमारा होता है 200 माइल्स के अंदर में। माइल्स है, याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं है। तो समुद्र मान लीजिए ये हमारी समुद्र का कोस्ट है, इसके 200 माइल्स के अंदर में जो रीजन होता है वो हमारा EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे इसके बीच में जो भी रिसोर्सेज आते हैं उसको, वो हमारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया के रिसोर्सेज हैं, हम अपनी मर्जी के हिसाब से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि जो ये 12 माइल्स के अंदर में जो रीजन होता है वो होता है कॉन्टिगियस रीजन। इसके अंदर में तो सारे कानून इंडिया के ही अप्लाई होते हैं, जो भी भारतीय कानून है, CRPC, IPC, वो लागू होते हैं इस 12 माइल्स के दायरे में। समझ गए? 200 माइल्स का जो दायरा है सिर्फ उनको आगे जाके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन 12 माइल्स का दायरा है कोस्ट के अंदर में, यहाँ तो सारे कानून, जितने भी कानून है भारत के, वो यहाँ पे लागू होंगे, यानी वो भारत की टेरिटरी है। तो इन सब रीजन में जो इंटरेस्ट को सर्व करती है इंडियन कोस्ट गार्ड, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ में भी कोऑपरेट करती हैं, जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जो CBC हमारा है, IRS जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मगलिंग वगैरह देखते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्मगलिंग देखते हैं, क्या कोई स्मगलिंग हो रही है सोने की या ड्रग्स की, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। नेवी के साथ में भी कोऑर्डिनेट करता है। तो काफ़ी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका जिक्र हमने तब भी किया था जब ऑयल स्पिल हुआ था, 2 जहाज की आपस में टक्कर हो गई थी चेन्नई के आसपास, तब भी इंडियन कोस्ट गार्ड का काफ़ी जिक्र हुआ था कि इनका ये काम है कि ऑयल स्पिल को बचाना। आगे है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। ये बस इंपॉर्टेंट है कि है कहाँ पे, ये श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे एक वाइट जो टाइगर है, वाइट, उसकी मौत हो गई थी, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये लोकेशन याद रखिएगा। लोकेशन है इसकी तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर में। हमारे देश का ये 2nd लार्जेस्ट जू पार्क है एशिया के अंदर में, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि एशिया का भी। एशिया का 2nd लार्जेस्ट जू पार्क है ये। लोकेशन है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। PIB की डिस्कशन कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एक कंटेक्स्ट क्या है, हमारे जो अभी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो श्री राधा मोहन, इन्होंने एक गैदरिंग को एड्रेस किया। मौका था ICAR का 89वां फाउंडेशन डे था। तो क्या है ये ICAR, यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। और पहले इसे जाना जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से, लेकिन बाद में इंपीरियल की जगह इंडियन कर दिया गया। उस समय ब्रिटिशर्स थे। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1929 को। आजकल देखिए UPSC भी स्मार्ट खेलती है। पहले, अब UPSC सिर्फ यूं पूछेगी कि इट वाज इस्टेब्लिश इन 1929, तो काइंड ऑफ एक प्रकार से UPSC सोचती है कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन पूछती फिर भी फैक्ट है।
हाल फिलहाल में वो इस तरह से क्वेश्चन पूछती है कि इट वाज इस्टाब्लिश्ड रिसेंटली, इट वाज इस्टाब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो काइंड ऑफ है तो फैक्ट ही ना। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि हम कुछ भी ना छोड़ें कि जो इनके इस्टाब्लिशमेंट के जो ईयर्स हैं वो भी याद रख लें, समझ गए। और आगे क्या है, ये एक सोसाइटी है, इसे इस्टेब्लिश किया गया है सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है। धीरे धीरे इनके नोट्स भी बना सकते हो। वैसे तो देखिए लास्ट में हम रिवाइज करेंगे, लेकिन आप किसी पे भी डिपेंड ना रहते हुए आप डेली के डेली इनके नोट्स बना सकते हो, आप अपने गोल्स सेट कर सकते हो। इसी प्रकार से मतलब सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे ना, कोई चीज़ छूटती नहीं है। बस थोड़ा धीरे धीरे अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉमन सेंस भी डेवलप हो जाएगी। फिर यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, फिर वो हो जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कल हमने मोटिवेशनल की वीडियो डिस्कस करी थी, उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स आप वो भी देख सकते हो, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका नाम मिल जाएगा चैनल का, जिसमें हमने मोटिवेशनल वीडियो को डिस्कस किया था। आगे जो स्कीम है ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है। काइंड ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कोई स्कीम चलाती नहीं है, पहली ऐसी स्कीम है जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने चलाई है। इसमें फ्री गैस एलपीजी कनेक्शंस दे रही है सरकार। फ्री मतलब थोड़े बहुत ही पैसे लेने हैं, और 1600 रुपये कुछ लेने थे, हालांकि वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो कंटेक्स्ट ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अभी तक के जो प्रेसिडेंट फिलहाल तो हैं प्रणब मुखर्जी, आज वैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इन्होंने जहांगीरपुर जो इनकी जगह है, अभी इनके बेटे सांसद है वहाँ से अभिजीत मुखर्जी, वहाँ पे 11 वुमन को ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर में एलपीजी कनेक्शंस वितरित किए। सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य था कि इस स्कीम के अंदर में 2.5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शंस देंगी सरकार, और 5 करोड़ का लक्ष्य है, वैसे 2.5 करोड़ को दे चुके हैं सरकार, ऐसा दावा कर रही है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वल योजना एक वेलफेयर प्रोग्राम है, इसे 2016 में चलाया गया था। ऑब्जेक्टिव है कि 5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शंस देने हैं, और खास करके वुमेन को, ताकि क्योंकि देखिए जब फॉसिल फ्यूल से खाना बनता है, या फिर आप कह सकते हो जो लकड़ी जलाकर या गोबर के उपले जलाकर जो खाना बनता है, उससे काफ़ी जहरीला धुआं आता है, और इससे वुमेन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताऊँ तो एक बार खाना बनाने से इतना ज़्यादा जहरीला धुआं होता है वहाँ पे, जो वुमेन को सहन करना पड़ता है, 400 सिगरेट्स के समान वो धुआं होता है। तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा नुकसान होता है वुमेन को खास करके। इसीलिए जो एलपीजी कनेक्शंस हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ 8,000 करोड़ का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट स्कीम पे, और बीपीएल फैमिलीज जो चुनाव होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा के आधार पर होएगा। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री हमने अभी डिस्कस की, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, ये क्या है? कंटेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बॉडी ने फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉडी इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉडी है, इसे स्टैच्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनाया गया था 1963 के अंदर में। स्टैच्यूटरी बॉडी है, आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में। क्योंकि देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं हम, ऐसा वहाँ पे अगर ऑप्शन में होगा ना रूरल मिनिस्ट्री, तो हमें लगेगा कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, तो हो सकता है कि रूरल मिनिस्ट्री भी हो। तो याद रखिएगा रूरल मिनिस्ट्री नहीं है, ये है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और 18 जगह पे इसके रीजनल डायरेक्टर्स हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी के बारे में बस याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, काम क्या करता है। काम ये करता है कि देखिए कोऑपरेटिव्स जो होती हैं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं, उनको पैसे देते हैं, लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है ये जो बॉडी है, जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है PIB में, तो थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। ये जो बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये करप्शन को रोकती है, आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस के अंदर में। देखिए पहले इसे 1964 के आसपास बनाया गया था, लेकिन तब तो देखिए स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं थी। और एक बात ये भी याद रखिएगा, इसे बनाया गया था सन थम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में। लेकिन अब जो है ये 2003 में इसे स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था, यानी पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया गया था, और अब ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। पहले नहीं थी लेकिन अब है बॉडी। और कमेटी का नाम भी याद रखिएगा जिसके बाद इसे बनाया गया था, संथानम कमेटी। और कंपोजिशन की बात करें तो देखिए चेयरमैन और 2 मेंबर्स, यानी एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो 3 मेंबर्स की जो कमेटी होती है वो रिकमेंडेशन देती है, उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन की बात करें जिस पे पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं, वो ये है कि टर्म जो होती है वो 4 साल और 65 ईयर्स। यहाँ पे ट्रैप है, देखिए बाकी सारे जो होते हैं ना, कईयों में 5 साल होता है, कईयों में 6 साल होता है, लेकिन जो ये है CVC जो बॉडी है, इसमें 4 साल है जो टर्म है चेयरमैन की। तो ये थोड़ा ट्रैप है, याद रखिएगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी तो उतनी होती है, मेंबर्स ऑफ UPSC जो CVC के मेंबर्स होंगे उनकी सैलरी उतनी होगी जितनी UPSC के मेंबर्स की होती है, और CVC के जो चेयरमैन है उनकी सैलरी उतनी है जितनी UPSC के चेयरमैन की होती है। फंक्शंस क्या है
यही इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब जो इनके फंक्शंस होते हैं। जुरिडिक्शन, ये सारे जो इनकी जुरिडिक्शन है, ग्रुप ए के ऑफिसर्स गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी, ग्रेड डी के आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी में, ग्रेड एबीसीडी, पीएसयू, इंश्योरेंस मैनेजर, ये सब। और एक बात ये भी याद रखना है, इनके पास में सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं। सिविल कोर्ट्स की तरह एक्ट नहीं करते लेकिन किसी को भी समन कर सकते हैं, रिकॉर्ड समन कर सकते हैं। तो अपना काम अच्छे से करने के लिए इनको सिविल कोर्ट्स तक की पावर दी गई है। और अपनी जो रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। इनकी जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स थी वो समाप्त हो गई सारी की सारी। हमने काफ़ी सारी स्कीम्स डिस्कस करी 25 के आसपास। अब ये जो स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड। पहली इसकी आज की स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। काफ़ी सारी स्कीम्स पहले सरकार ने चलाई हुई थी, अब उन सबको मर्ज करके, कंबाइन करके, कन्वर्ट करके सरकार ने एक स्कीम का नाम दे दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, जैसे एक तो एश्योर्ड इरिगेशन, यानी हर खेत को पानी, हर एक खेत को पानी मिले, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी जो वाटर का वेस्टेज है वो कम से कम हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी आए। प्रिसाइज इरिगेशन भी करनी है इसमें। और ये सारी चीज़ें हैं। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी वाटर ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी ये सारी जो टेक्निक्स नहीं है इरिगेशन की, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, उन सब का यूज़ हो ताकि कम पानी से ज़्यादा सिंचाई की जा सके। ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर में। पहले काफ़ी सारी जो स्कीम्स थी उसकी बात करें तो पहले थी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। इन सबको कंबाइन करके सरकार ने कन्वर्ज करके ये स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये अब बंद हो गई सारी की सारी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? देखिए, मिनिस्ट्रीज ना अलग अलग काम कर रही है। एक ये ना होलिस्टिक स्कीम है ये। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी काम करती है, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए फार्म्स पॉन्ड बनाती है, हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाती है। और उसमें जो हमारी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है वो भी काम करती है। वो तो काम करेगी क्योंकि उसमें तो काफ़ी सारे जो सिंचाई के साधन है वो उपलब्ध कराएगी, ड्रिप इरिगेशन और कैनल्स जो हैं वो उपलब्ध करवाएगी, वो बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी सारे काम करती है। तो 3 मिनिस्ट्रीज इसमें काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आगे है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ये जो सरकार ने स्टार्ट किए थे 1998 में, नाबार्ड ने वैसे शुरू में इसको इंप्लीमेंट किया था। इसमें क्या करते हैं, जो बैंक्स होते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हों, कॉमर्शियल बैंक्स हों, ये किसानों को क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी क्रेडिट कार्ड देते हैं कि जरूरत पड़ने पे, चाहे कंजम्पशन नीड्स हो या फार्म से रिलेटेड नीड्स हों, ये उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने खेत के लिए या फिर कंजम्पशन नीड्स के लिए। अब तो और भी काफ़ी सारे चेंजेस सरकार ने कर दिए हैं। क्या चेंजेस कर दिए हैं सरकार ने? अब जो पहले क्रेडिट कार्ड मिलते थे अब उनको ATM की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और जो यूज़ है वो ज़्यादा आसान बनाया जा रहा है ताकि, और जो डिलीवरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड्स का फ़ायदा उठा सकें। प्रोसीजर काफ़ी आसान बना दिया गया ताकि जो मिडल मैन है वो बीच में कुछ पैसे ना खाए। और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, डेथ के लिए 50,000 का और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए 25,000 तक का। ये देखिए यहाँ पे कौन से बैंक्स देते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। तो और तो कुछ खास है नहीं इसमें। तो आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग NPTE कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, क्या करता है? इजिप्शियन वल्चर, इजिप्टियन जो गिद्ध हैं वो कौन सी लिस्ट में आते हैं IUCN के, क्यों वो लुप्त हो रहे हैं? ये आंसर्स आपको देने हैं। कहाँ मिलेंगे आपको इसके आंसर्स? देखिए, आप डेली के डेली क्विज अटैम्प्ट करोगे ना तो डेफिनेटली कुछ छूटेगा नहीं। बाद में जाके अगर आप सोच रहे हो कि बाद में जाके क्विज अटैम्प्ट करेंगे तो बाद में तो भूल जाओगे। आज कंसेप्ट याद हैं, क्वेश्चन के आंसर भी दोगे तो डेफिनेटली काफ़ी फायदा होगा। तो ओनली IAS की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके जरूर आप अटैम्प्ट कीजिएगा ये क्विज। चाहे इस फेसबुक पेज पे जाके आप आंसर्स देख सकते हो और क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हो। लिंक आपको यहाँ भी मिल जाएगा इस पेज पे। तो आगे जो है ये प्रोग्राम है खाली पड़ाकू ना, ये किस लिए है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में भी क्वेश्चन है, ये भी आपको आंसर देना है, कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई है ये स्कीम। कोस्ट गार्ड के बारे में क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, क्या करता है ये इंडियन कोस्ट गार्ड। रिकैप कर लेते हैं। स्कीम्स 2 डिस्कस करी हमने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड। दाएं 2 में काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए। एक तो काउ डेरिवेटिव्स के लिए हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, वो डिस्कस करी। NPTEL के बारे में डिस्कस किया। खाली पड़ाकू ना के बारे में डिस्कस किया। इंटरस्टेट चेक गेट्स असम में हटा दिए गए हैं। इजिप्टियन वल्चर्स ये डिस्कस किया। इंडियन कोस्ट गार्ड डिस्कस किया। वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर में सेकंड जूलॉजिकल पार्क है पूरे एशिया के अंदर में, ये डिस्कस किया। PIB के अंदर में हमने ICAR के बारे में डिस्कस किया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में डिस्कस किया, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कोऑपरेशन स्टैच्यूटरी बॉडी है ये डिस्कस किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।